हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत से लगते बॉर्डर पर जवानों को कान फोड़ू ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले क्यों थमा रहा है ये बांग्लादेश, क्या करने वाला है बॉर्डर पर कोई बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका की सुपर पावर की बादशाहत रहेगी कायम। पनामा पर चीन को दे दिया बड़ा झटका दोस्तों, शपथ लेते ही जिनपिंग को सुना दी खरी खोटी दोस्तों। अच्छा हुआ शपथ ग्रहण समारोह में जिनपिंग नहीं पहुंचे दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे कि शपथ के बाद ऐसा क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी भी खड़े होकर बजाने लगे ताली, और पीछे बैठे जो बाइडेन को सुना दिया खरी खोटी दोस्तों। तो आपको बताएंगे एक ऐसे अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी है राष्ट्रपति बनने के, कि आप भी कहेंगे वाकई में ये तरीका मोदी जी का बड़ा ही खास होने वाला है। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान में बांग्लादेश नेवी 26/11 जैसी नई साजिश की तैयारी। यूनुस शहबाज ने कर ली बहुत बड़ी डील, भारत को चौंका कर रख दिया दोस्तों। सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत से लगते बॉर्डर पर जवानों को कान फोड़ू ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले क्यों थमा रहा है बांग्लादेश। बता दें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को एक चौंका देने वाला ऐलान किया है। उन्होंने अपने देश के सीमा रक्षकों को नए तरह के हथियार देने का फैसला लिया है, जिनका उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया करना है। ये हथियार घातक नहीं होंगे बल्कि केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवाज करने वाले ग्रेनेड और आंसू गैस के गोलों के रूप में होंगे। ये फैसला बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि यह फैसला बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा को किस देश से बैर करने को लिया गया है हर कोई अच्छे से जानता है। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एम जहांगीर आलम चौधरी ने इस कदम की पुष्टि की है। जब इस कदम पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया गया तो चौधरी ने कहा कि भारत को इस निर्णय को नकारात्मक रूप से देखने की कोई वजह नहीं है। उनका कहना था कि भारत के सीमा सुरक्षा बल के पास भी सीमा पर इसी तरह के गैर घातक हथियार हैं जो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बॉर्डर पर शांति की बात की जाती है तो फिर इस प्रकार के हथियारों को मुहैया करवा करके बांग्लादेश की मोहम्मद सरकार क्या जताना चाहती है? क्या वो ये बताना चाहती है कि भारत पर वो हावी हो सकते हैं? तो दोस्तों उधर आपको बताते सबसे बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिका की सुपर पावर की बादशाहत रहेगी कायम। पनामा पर चीन को दे दिया बड़ा झटका, राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कस दी जिनपिंग पर कमान। दोस्तों अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया। यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इनॉग्रेशन कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। दोस्तों उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद रंग भेद के जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कानून की वकालत की। ट्रंप ने इसके अलावा अपने देश की सैन्य शक्ति की मजबूती, विश्व में शांति एवं स्थिरता को मजबूती देने, अमेरिका में कानून व्यवस्था समेत लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। हम ये सारी बयानबाजी एक एक उनकी बात आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं जहां पर चीन को बिल्कुल भी खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पनामा पर जमकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को घेरा और कह दिया कि वापस लेकर रहेंगे। जी हां, अच्छा है जो शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका नहीं गए शी जिनपिंग। ये इसलिए है कि ट्रंप ने चीन को ऐसा सुनाया है कि जिनपिंग वहां होते तो उनके दिल पर सांप लौट जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति का कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए फिर हुंकार भर दी। उनके भाषण के इस हिस्से में चीन पर सीधा सीधा निशाना था। अपने शपथ ग्रहण के संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा नहर को वापस लेकर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हमने इसे पनामा को दिया था और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर के बनाने में अमेरिका ने कई जाने गंवाई हैं, अरबों खर्चे हैं, तो हम इसे छोड़ कैसे सकते हैं, ये हम लेकर ही रहेंगे। जी हाँ, क्या विस्तारवाद के जिस रास्ते पर चाइना और रशिया चल पड़े हैं, ट्रंप युग में अमेरिका भी उस और कदम बढ़ाने जा रहा है। सोमवार को अमेरिका की कुर्सी संभालने के बाद ट्रंप के भाषण में 3 ऐसी बातें थी जो इशारा करती है कि अमेरिका का नया ट्रंप काल बिल्कुल अहलदा होगा। ट्रंप के इस भाषण में चीन को ललकारते हुए पनामा नहर को वापस लेने की हुंकार थी, तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर उसे अमेरिका की खाड़ी की पहचान देने की ललकार भी थी। धरती को तो छोड़िए दोस्तों, ट्रंप ने शपथ लेता ही मंगल ग्रह तक को नाप लेने की बात कह दी। जी हाँ, उन्होंने अमेरिका से वादा किया कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया फिर से एक बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में देखेगी जो अपना क्षेत्र विस्तार करेगा। हम मंगल ग्रह पर अपना झंडा लहराएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम सितारों की ओर बढ़ेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल पर सितारे और स्ट्रिप्स लगाएंगे। जी हाँ, अब आपको बताते हैं दोस्तों उन्होंने ऐसा क्या कहा कि विरोधी भी खड़े होकर बजाने लगे ताली। दरअसल दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने का
ऐलान जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी खड़े होकर ताली बजा दी। इसे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। मैक्सिको की सीमा पर अवैध घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया गया है। यहाँ सेना तैनात की जाएगी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट पीछे बैठे जो बाइडेन को भी जमकर इन्होंने सुना दिया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्ण युग शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा अमेरिका को सर्वोपरि रखूंगा। साथ ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने के बाद कहा कि वो सभी अवैध प्रविष्टियों रोकने के साथ वे आपराधिक तत्वों को मैक्सिको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पकड़ो और छोड़ो की नीति को छोड़ देंगे। मैं अपने देश पर विनाशकारी आक्रमण को रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर सेना भेजूंगा। आज मैंने जिन आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं उनके तहत हम कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन भी घोषित करेंगे। उन्होंने बाइडेन के प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया और देश की सीमाओं को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि नया ट्रंप प्रशासन देश में अखंडता, वफादारी और क्षमता बहाल करेगा। तो दोस्तों, ये बात तो थी डोनाल्ड ट्रंप के उस भाषण की जो उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अमेरिकी जनता से वादा किया है। तो इधर आपको बता दें, उनके नए राष्ट्रपति बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको यूं दी बधाई। कहा एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को फायदा पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश है तो आप लोग उनको बधाई देना मत भूलिएगा। कमेंट में कांग्रेचुलेशन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अवश्य लिखेगा। तो उधर आपको बता दें, जाते जाते देश नहीं बल्कि अपनों का भला कर गए जो बाइडेन। ट्रंप की शपथ से कुछ मिनट पहले कर दिया बड़ा ऐलान। क्या आपको पता है? बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी क्षणों में कई चौंका देने वाली घोषणा की। इनमें से एक बड़ा ऐलान उनके परिवार के सदस्यों को माफी देने का था। जो बाइडेन ने अपने भाई और बहन सहित परिवार के अन्य सदस्यों को माफी दे दी। ठीक उसी समय जब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। ये ऐलान ट्रंप की शपथ ग्रहण से महज 15 मिनट पहले सामने आया। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को माफी दी, जिनमें उसके भाई जेम्स बी बाइडेन, बहन सारा जोन्स बाइडेन, बहन के पति बेलेरी बाइडेन ओवंस, जॉन टी ओवंस और छोटे भाई फ्रांसिस डब्ल्यू बाइडेन शामिल थे। उन्होंने इस माफी के बारे में कहते हुए कहा है कि माफी उनके परिवार के किसी भी अपराध की स्वीकृति नहीं है और ना ही इसे अपराध कबूल करने के तौर पर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत घूमकर पाकिस्तान लौटे एक्टर ने कहा वहां खुशी है, रंग है तो भड़क गए कट्टरपंथी। जी हां, पाकिस्तान के जाने माने फैशन डिजाइनर और एक्टर दीपक परवानी ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। भारत से पाकिस्तान लौटने के बाद उन्होंने भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। दीपक ने कहा कि भारत में लोगों की जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल और आजाद है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भारत की तारीफ पाकिस्तानियों को पच नहीं रही। दोस्तों, उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि भारत और पाकिस्तान की जिंदगियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग ज्यादा खुश रहते हैं, वहाँ लोग आम लोग भी खुलकर हंसते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। महिलाएं सड़कों पर आजादी से चलती हैं, साइकिल और बाइक चलाती हैं, यहाँ तक कि रिक्शा चालक और टैक्सी ड्राइवर भी डिजिटल पेमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सड़कों पर एक अलग सा ही खुलापन है और संरचना का अलग ही अनुभव होता है। ये सिर्फ भौतिक सुविधाओं की बात नहीं है। भारत में जो गतिशीलता और ऊर्जा है वो पाकिस्तान में नहीं दिखती। वहाँ सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है, जबकि कराची की सड़कों की हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, अब ऐसे में दीपक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान 2 भाग में बट गया दोस्तों, जहां कुछ लोग उनका समर्थन करते दिखाई दिए हैं और लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी होकर भारत की तारीफ करने की कैसे जरूरत हुई। तो ये हाल है दोस्तों इन पाकिस्तानियों का। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, सोपोर में 12 घंटे से अधिक चली मुठभेड़, जवान बलिदान। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को लगाया ठिकाने। दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में चली मुठभेड़ में अब तक क्या अपडेट आया है आपको बता दें। सोपोर में चली इस मुठभेड़ में अपने सेना का एक जवान बलिदान हो गया। रविवार देर शाम शुरू मुठभेड़ सोमवार सुबह तक करीब 12 घंटे तक जारी रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को भी बारूद से उड़ा दिया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे जालूरा की गुज्जर पट्टी में आतंकी ठिकाने का पता चला। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सीआरपीएफ और सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। तो दोस्तों, मैं बता दें, पाकिस्तान में बांग्लादेशी नेवी का जाना 26/11 जैसी नई साजिश की पाकिस्तान की तैयारी। यूनुस शहबाज ने कर ली बहुत बड़ी डील, चौंका दिया भारत को। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे आतंकी कसाब और उसके साथी उस दिन को याद करके आज भी भारत के लोगों को झकझोर देते हैं। अब पाकिस्तान
पाकिस्तान उसी प्रकार की साजिश फिर से रचने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसका साथ दे रहा है बांग्लादेश। जी हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नई साजिश का षड्यंत्र तैयार कर रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों को अपनी मेहमानबाजी देने के लिए कराची बुलाया है। दोस्तों, ये लोग खुद नहीं आए हैं बल्कि इनको बुलाया गया है। बता दें क्या है पाकिस्तान की साजिश। दरअसल हाल ही में बांग्लादेशी नौसेना के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया। हमने आपको ये खबर कल ही बताया था, लेकिन इस दौरान जो अब नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेशी अधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें अपने शिपयार्ड और नेवी हेडक्वार्टर का दौरा भी करवाया। कराची में बांग्लादेशी जनरलों का स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया गया। आप नोट करिएगा दोस्तों, जिससे ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये कदम केवल एक सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंधों में मजबूत होती साझेदारी का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश से मदद मांग सकता है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी बढ़ती गतिविधियों के माध्यम से भारत को परेशान करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है, खासकर तब जब वो बांग्लादेश को अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान के लिए यह मौका बन गया है, क्योंकि वो बांग्लादेश की मदद से बंगाल की खाड़ी में अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपने जहाजों और नौसैनिकों की उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे पाकिस्तान को भारतीय समुद्री सीमाओं के पास अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा, जो भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बहरहाल फिर एक बार 26/11 जैसे बड़े हमले करवाने की साजिश रच रहा है ये पाकिस्तान और उकसा रहा है बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश को जरिया बना करके अपने प्लान को अंजाम दे सके ये पाकिस्तान। हालांकि भारत की तैयारियां और प्रतिक्रिया जो हैं वो पाकिस्तान को लेकर हमेशा चरम पर रहती है, लेकिन भारत कभी भी अपनी चीजों को उजागर नहीं करता, साइलेंटली काम करने में विश्वास रखता है। ऐसे में अगर आपको अपने भारतीय नौसेना पर पूरी भरोसा है दोस्तों, पूरा सतत विश्वास है, तो कमेंट में हमें पूर्ण विश्वास से कहना मत भूलिएगा अपनी नौसेना पर। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चीन ने म्यांमार में कराया युद्ध विराम। क्या वाकई में खत्म हो गया गृह युद्ध? विद्रोहियों ने सेना से किया समझौता। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार सेना और देश के विद्रोही संगठनों में से एक म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना यानी MNDAA ने शनिवार को युद्ध विराम के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इससे चीन म्यांमार सीमा के पास लड़ाई रुक गई। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को एक नियमित समाचार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दोनों पक्षों ने चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर कुनमिंग में बातचीत की, जहां उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए बीजिंग को धन्यवाद दिया। हालांकि इससे पूरे म्यांमार में शांति स्थापित नहीं होने वाली है। माओ निंग ने कहा कि म्यांमार के उत्तर में स्थिति को शांत करना म्यांमार के सभी पक्षों और क्षेत्र के सभी देशों की साझा हित में है और चीन और म्यांमार के बीच सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा, स्थिरता और विकास में योगदान देता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, महिला शिक्षा पर प्रतिबंध इस्लाम के है खिलाफ, लड़कियों के लिए फिर से खुलने चाहिए स्कूल। जी हां, तालिबान के उप विदेश मंत्री की रिक्वेस्ट। दोस्तों, तालिबान के कार्यवाहक उप विदेश मंत्री ने अफगान लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने की अपील की है। ये टिप्पणी हाल के वर्षों में किसी तालिबान अधिकारी की तरफ से देश में महिला शिक्षा पर प्रतिबंध की सबसे कड़ी सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक है। लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी एक ऐसी नीति है जिसने तालिबान को दुनिया भर से अलग थलग कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकजई ने सप्ताहांत में एक भाषण में कहा कि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध इस्लामी शरिया कानून के अनुरूप नहीं है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मंत्री ने तालिबान के प्रशासन के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस्लामिक अमीरात के नेताओं से शिक्षा के दरवाजे खोलने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद के समय में ज्ञान के दरवाजे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुले थे। वहीं बता दें, हमास के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है, जहां गाजा युद्ध विराम के बीच इजराइल ने मार गिराया प्रमुख कमांडर मारवान इस्सा। जी हां, गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास को एक और बुरी खबर मिली है। इजराइल के हवाई हमले में हमास के प्रमुख कमांडर मारवान इस्सा की मौत हो गई है। इजराइल का आरोप है कि इस्सा ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले और लोगों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। ये हमला युद्ध विराम लागू होने से कुछ समय पहले हुआ था, जो हमास के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया था कि मारवान इस्सा ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमास के सैन्य कमांडरों और आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में कई हमलों को अंजाम दिया था। दोस्तों, मैं उधर बता दें, गौतम अडानी ने इजराइल के राजदूत से की मुलाकात। भारत इजराइल संबंध में सहयोग को लेकर हुई चर्चा। जी हां, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोमवार को इजराइल के राजदूत रूवेन आजार से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी एक
तस्वीर साझा करते हुए कहा कि अदानी समूह इजराइल के साथ हमारी अस्थायी साझेदारी में निवेश और विस्तार जारी रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। गौतम अदानी ने कहा कि इजरायली राजदूत रूवेन अजार, श्रीमती राचेल अजार और उनकी टीम के साथ मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत इजराइल सहयोग को समर्थन देने में अपनी भूमिका निभाने पर सार्थक चर्चा हुई, विशेष रूप से IMEC और रक्षा साझेदारी के संबंध में। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, एक ऐसी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आपका सीना वाकई में चौड़ा हो जाएगा और गर्व करेंगे कि आप भारतीय हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो वाकई में हर भारतीयों को गर्व महसूस करवा रही है। जी हाँ, पहली पंक्ति में विदेश मंत्री जयशंकर जी खड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहली पंक्ति में खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री उनके काफी बाद खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री पहली पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। जयशंकर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित एक पत्र लेकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ऐसे में अगर आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस पिक्चर में देखेंगे तो काफी पीछे पाएंगे जयशंकर जी से, जो वाकई में दर्शाता है कि आज के समय में भारत को कितनी ज्यादा अहमियत देता है पावरफुल कंट्री अमेरिका, या कोई भी कंट्री आज के समय में भारत को सबसे बेहतरीन देश मानता है, क्योंकि अपना भारत हर मामले में बड़े से बड़े सुपर पावर कंट्रीज को टक्कर दे रहा है। वाकई में दोस्तों इस खबर ने सबके सीने को चौड़ा कर दिया है। वहीं आपको बता दें अगली खबर, एक हाथी को लेकर भारत बांग्लादेश में छिड़ गई है कानूनी लड़ाई जिसका नाम है चंद्र तारा। क्या आपको पता है? बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इस बीच त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में एक अनोखा कानूनी मुद्दा सामने आया है जिसको लेकर भारत बांग्लादेश सीमा के दोनों तरफ दिल टूट रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश के अतिकुर है तो दूसरी तरफ उसकी दुबकी हुई हाथी चंद्र तारा है। अतिकुर की जिंदगी चंद्र तारा के बिना अधूरी है। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जब वे एक दूसरे से ना मिले बिना रहे हों, लेकिन अतिकुर अब उसे भारत से वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अतिकुर का पालतू हाथी चंद्र तारा गलती से बांग्लादेश की सीमा पार भारत पहुंच गया, जो अब दोनों देशों के बीच कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, दावोस में चिराग ने जताई भारत में निवेश की उम्मीद, कहा हर कोई हमारी ओर देख रहा है। जी हां, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठकों से इस क्षेत्र में नए निवेश के बारे में आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि निवेशक भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में ही नहीं बल्कि एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के संदर्भ में भी देख रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि मंडल में शामिल EWF बैठक के मौके पर चिराग ने मीडिया से बातचीत में विश्व स्तर पर अच्छे सहयोग की उम्मीद व्यक्त की। दोस्तों उधर आपको बता दें, इजराइल ने गाजा युद्ध विराम के बाद शानदार भूमिका के लिए भारत का जताया आभार, भारतीय जनता को कहा धन्यवाद। जी हां, गाजा पट्टी में लंबे समय से जारी संघर्ष पर रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद वहां के हालात में कुछ राहत आई है। 15 दिनों से चल रही हिंसक झड़पों के बाद युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौता लागू हुआ। इस दौरान इजराइल ने भारत की शानदार भूमिका की सराहना करते हुए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने नई दिल्ली से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं आपको बता दें, आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे भारत और इटली। रोम में हुई 5वीं JWG की बैठक। जी हां, भारत और इटली ने 16 से 17 जनवरी को रोम में आयोजित आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक के दौरान आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त सचिव KD देवल और इटली के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ उप निदेशक और सुरक्षा निदेशक एलेसेंड्रो अजोनी ने की। जी हां, वहीं बता दें, RSS के खिलाफ प्रदर्शन में ही नहीं पहुंचे कांग्रेस के ही 60 नेता, अब पार्टी को लेना पड़ गया बड़ा एक्शन। किन किन पर गिरी गाज, बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण को असली आजादी बताए जाने पर कांग्रेस ने पिछले दिनों आंदोलन किया था। RSS के नागपुर स्थित मुख्यालय तक मार्च निकाला गया था, लेकिन इस आयोजन में कांग्रेस के ही तमाम कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए थे। अब कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है और कुल 60 कार्यकर्ताओं को पदों से हटा दिया गया है। कांग्रेस ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है वे यूथ विंग के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं। कांग्रेस ने जिन लोगों को हटाया है उनमें कुछ वाइस प्रेसिडेंट, 8 महासचिव, 20 सचिव और कुछ जिलाध्यक्ष शामिल हैं। नेशनल यूथ कांग्रेस की ओर से 19 जनवरी को मार्च का आयोजन किया था जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय चीफ उदय भानु ने किया था। जहां इस मार्च में महाराष्ट्र के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट कुणाल रावत भी शामिल थे। इसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे लेकिन कुछ नेता गायब रहे। इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस के आंदोलन में नेताओं ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। अंत में हाईकमान की मंजूरी के बाद 60 नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस का ही नेता कांग्रेस की बात नहीं
नहीं मान रहा, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कांग्रेस के लिए कि अब संभल जाओ, तुम्हारे दिन जा चुके हैं, दूसरे काम में मन लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों उधर आपको बता दें, मिशन मिल्कीपुर फतेह के लिए बीजेपी ने उतारी 45 विधायकों की फौज, कुंदर की मॉडल से घर घर छाने की तैयारी। जी हाँ, मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएम योगी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। अब बीजेपी ने मिल्कीपुर के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। साथ ही बीजेपी के 45 विधायक मिल्कीपुर में प्रवास भी करेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों के दायित्व में भी बदलाव किया गया है। जी हाँ, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं के साथ इनायत नगर स्थित स्कूल में बैठक की। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, कोलकाता पुलिस होती तो मौत की सजा दिलवाती। जी हाँ, संजय राय की उम्र कैद पर भड़की ममता बनर्जी, हाईकोर्ट का करेगी रुख, पूछा क्यों नहीं माना गया दुर्लभतम अपराध। जी हाँ, आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्लभतम अपराध था, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। आरजी कर मामले में सोमवार को फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि संजय राय की फांसी की मांग को लेकर बंगाल सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वे अभी भी दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर अड़िग है। तो वहीं आपको बता दें, आज का दिल्ली कूच रद्द, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान, हरियाणा की खाफे भी लेंगे इसमें भाग। जी हां, केंद्र सरकार से बातचीत का न्योता मिलने के बाद 21 जनवरी को दिल्ली कूच रद्द कर दिया गया है, लेकिन 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च तय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। भाजपा विधायकों, मंत्रियों के घरों व कार्यालयों के सामने ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किया जाएगा। बड़े कॉर्पोरेट घरानों के शॉपिंग मॉल और गोडाउन के सामने भी ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताए जाएंगे। जी हाँ, तो उधर हिसार में खापों ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी को किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में होगा बड़ा आंदोलन। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये तभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।